हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे डिकोडिंग सीरीज का सिलेबस डिकोडिंग सीरीज का लेक्चर नंबर 5। ये 5.1 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इस वीडियो में हम हिस्ट्री में आज बात करेंगे हम आधुनिक भारत के इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री में। इसके बाद हम बात करेंगे प्राचीन के बारे में, आर्ट एंड कल्चर के साथ रिलेटेड करके कर लेंगे, ठीक है। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री कर लेंगे, फिर मिडाइवल, ऐसा। तो इसलिए मैंने 5.1 वाला डाला है, ठीक है। तो वही हमारा जो ट्रेंड रहता है हमेशा कि पहले हम सिलेबस देखते हैं, ठीक है। इसके बाद पीवाईक्यू देखेंगे, फिर रिसोर्स देखेंगे, फिर नोट्स देखेंगे मेरे कैसे हैं, फिर स्ट्रेटजी, है ना। तो इसमें मैंने इस बार यूनिक क्या किया है, जो पीवाईक्यू पूछा उस पीवाईक्यू से हम क्या डिकोड कर सकते हैं और उससे हम किस टॉपिक को पढ़ना है, किस में जोर देना, उसको मैंने डिटेल में बताया है। तो उसको आप देखना अच्छे से, है ना। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया, आपको आगे पता चल जाएगा कैसे बताया। उसके बाद फिर नोट्स भी बताया, फिर मैंने ये भी बताया कि यार आप लोगों को कहाँ से पढ़ना है इसको, और यदि आपको बेसिक्स से करना है तो कौन सी बुक पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और किसके लेक्चर हमको देखना चाहिए हिस्ट्री को समझने के लिए, वो सब मैंने आपको आगे बताया है ना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका सिलेबस। तो सिलेबस में हमारे ये यूपीएससी का सिलेबस है। इसमें हमारे जीएस 1 में लिखा हुआ है कि 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक आधुनिक भारत का इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय। फिर स्वतंत्रता संग्राम मतलब फ्रीडम स्ट्रगल। इसमें विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान, मतलब व्यक्तित्व के बारे में कौन कौन सी पर्सनालिटी ने इसमें योगदान दिया है। महिलाओं ने महात्मा गांधी जी हो गए, है ना, अबुल कलाम हो गए, मौलाना अबुल कलाम हो गए, मतलब बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटी जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा भी हुआ है और उनको हमको अच्छे से करना है ना। तो ये सब हमको ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, रिसोर्स बता ही देता हूँ, है ना। रिसोर्स इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि हर एक टॉपिक के बाद जो टॉपिक मैंने आगे लिखा हुआ उसमें मैंने बताया कि मैंने कहाँ से किया हुआ है और बुक में कहाँ पे है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यार ये मैंने रिसोर्सेज क्या यूज़ किया। मैंने ओनली पढ़ा है स्पेक्ट्रम, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। ना ही मैंने विपिन चंद्रा को देखा है, ना ही मैंने कोई एनसीईआरटी पढ़ा है। मैंने ओनली किया है स्पेक्ट्रम। इसका भी रीज़न बताऊंगा, है ना। देखो बेसिक्स लेवल यार, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि बेसिक लेवल वाले एस्पिरेंट मतलब कि उन्होंने 1-2 महीने पहले स्टार्ट किए हैं पढ़ना यूपीएससी का। अब उनको स्टार्टिंग ही करना है, सर हम हिस्ट्री कैसे पढ़े, तो वो तो या तो एनसीईआरटी पढ़ ले या फिर विपिन चंद्र पढ़ ले, क्योंकि विपिन चंद्र है वो स्टोरी फॉर्मेट में है ना। लेकिन जो स्पेक्ट्रम है ना, स्पेक्ट्रम हमको पॉइंट वाले फॉर्मेट में मिलता है जो कि सीधा हमारे आंसर राइटिंग में हेल्प करता है बहुत। इसलिए मेरे को स्पेक्ट्रम बेस्ट लगता है, क्योंकि इससे हम मेंस आंसर राइटिंग हम आराम से कर सकते हैं। टू द पॉइंट दिया हुआ है, इसकी जो समरी रहती है लास्ट में, उस समरी में भी हमको टू द पॉइंट बहुत सारी चीज मिल जाती है जो सीधे हमारे डायरेक्ट आंसर राइटिंग में हेल्प करता है। लेकिन वो चीज़ हमको किस में नहीं मिलती, विपिन चंद्रा में। इसलिए मैं इसको प्रेफर नहीं करता। लेकिन ये स्टोरी फॉर्मेट कि यार ये हुआ कैसे है, कैसे चल रहा है, जैसे बंगाल विभाजन हुआ तो क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे, ये सब इसको स्टोरी फॉर्मेट में बताएं तो जो न्यू एस्पेरेंट है वो इसको रेफर कर सकते हैं। लेकिन मैं ये भी बोलूंगा कि यदि आपने ये पढ़ चुका है तो एक बार ये पढ़ के देखिए आप, बहुत इंप्रूवमेंट होगा आपके आंसर राइटिंग में। बहुत सारी चीजें इसमें दिया हुआ है आंसर राइटिंग फॉर्म में, इसलिए बोल रहा हूँ आपको, है ना। और इसके बाद वीडियो लेक्चर की बात आती है, सर वीडियो लेक्चर हमको कैसे देखना चाहिए, तो मैं आपको लास्ट टाइम बता रहा हूँ ना, ठीक है। अब जिसने वो रिसोर्सेज वीडियो खोला होगा तो उसको तो रिसोर्सेज पता चल गया, तो वीडियो हम बंद कर दें या फिर लास्ट में जाके देख लेना कि वीडियो लेक्चर किसके देखें। अब लेकिन जो मेन पार्ट होता है हमारे सीरीज का, वो होता है पीवाईक्यू डिकोड, कि डिकोड कैसे करना है, क्या समझना है, उससे क्या पढ़ना है, वो स्टार्ट करते हैं हम। चलो देखो, पहली यूनिट हमारी क्या थी इसकी, 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक आधुनिक भारत इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व एवं विषय। तो हम इसको एक एक करके डिकोड करते हैं ना। तो देखो, सबसे पहले हम लेते हैं कि मध्य 18वीं शताब्दी से वर्तमान समय का राजनीतिक एवं आर्थिक विकास, कि यार 18वीं शताब्दी में हमारा राजनीतिक और आर्थिक विकास कैसा था। कब से, 18वीं सदी से लेके वर्तमान तक का राजनीति। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था 2017 में यूपीएससी ने, सुस्पष्ट कीजिए कि मध्य 18वीं शताब्दी का भारत विखंडित राज्यतंत्र की छाया से किस प्रकार ग्रसित था। मतलब जो मध्य 18वीं शताब्दी का जो भारत था ना, वो राज्यतंत्र से कैसे, किस प्रकार से ग्रसित था, वो हमको पता होना चाहिए। अब उसके लिए हमको क्या पढ़ना जरूरी है। अब जैसे यही क्वेश्चन को हम लिखते हैं या फिर अटेम्प्ट करते हैं तो उसके बारे में हमको क्या क्या पता होना चाहिए, और जो हमारी बुक में दिया हुआ है स्पेक्ट्रम में, वो क्या क्या दिया हुआ है और उसको हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, वो देखो वो बताता हूँ मैं आपको। 18वीं सदी के मध्य से भारत के, मतलब उसमें हमको सामंतों के बारे में पता होना चाहिए कि उस स्थिति के सामंत कैसे थे और अभी में क्या अंतर आया है, ठीक है। फिर क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी राज्यों, अब क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी राज्यों की बात किया हूं तो यार इसमें हमको मैसूर के बारे में पता होना चाहिए, कर्नाटक के बारे में पता होना चाहिए, जितने भी क्षेत्रीय थे उन सब के बारे में, ठीक है। फिर इनके राजवंशों के बारे में पता होना चाहिए, फिर मुगल साम्राज्य के पतन होना चाहिए, तब जाके यदि आपको ये सारी सारी चीजें पता रहेंगी तब आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे आप।
है ना? अब क्षेत्रीय राजवंशों ने कौन-कौन सी व्यवस्था को लागू किया था, उसके बारे में भी हमको पता होना। तो ये जो ये वाला जो हमारा यूनिट है ना कि मध्य 18वीं शताब्दी से वर्तमान समय तक, तो इसमें ये आएगा ना कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह ब्रिटिश सत्ता से लेके अभी तक वर्तमान में क्या स्थिति थी इसकी, राजनीतिक में भी और आर्थिक क्षेत्र में, इसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है और नोट डाउन करना है इनको, है ना? उस क्षेत्रीय राजवंशों ने कौन-कौन सी नीतियाँ चलाई थी, है ना? कई डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे हिट करता है, जैसे अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ 1857 क्रांति में, जैसे वहाँ लॉर्ड डलहौजी ने कौन-कौन सी प्रक्रिया वो की थी जिससे आधुनिक भारत की नींव रखी थी, लॉर्ड कर्जन ने, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या था, 2017 में पूछा हुआ था, और एक बार ये भी 2017 में पूछा हुआ है यहाँ से, और ये भी क्वेश्चन, ये दो ही क्वेश्चन पूछा हुआ है मध्य 18वीं शताब्दी से वर्तमान समय तक राजनीतिक और आर्थिक विकास के बारे में। अब ये क्वेश्चन पूछा है हमारा कि परीक्षण कीजिए कि उपनिवेशिक भारत में पारंपरिक कारीगर उद्योग के पतन ने किस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपंग बना दिया था। अब देखो जब हम यही करेंगे तो इन्हीं के बारे में भी हम नोट डाउन करेंगे ना, उद्योगों के बारे में, उद्योगों का पतन कैसे हुआ करके, यही पढ़ेंगे हम। यही समय से मुगल मुगल साम्राज्य हो गया, या फिर उस समय से ही देख लो, जैसे ब्रिटिश नीतियां थी, ठीक है, उसके बारे में, कि अब उद्योग में भी क्या, कच्चे रेशम, बुनाई, कपड़ा, हस्तशिल्प के बारे में, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे उस समय, कि उस समय क्या अर्थव्यवस्था कैसी थी, ग्रामीण आधारित थी या फिर कैसी अर्थव्यवस्था थी, उसके बारे में डिकोड में, क्या जो ब्रिटिश नीतियां थी, उस ब्रिटिश नीतियां भारतीय उद्योग को कैसे बर्बाद करी थी, कैसे खत्म कर दी थी, इसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, है ना? तो ये सब हम कहाँ से पढ़ेंगे, मध्य 18वीं शताब्दी वाले चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो स्पेक्ट्रम में, ठीक है। देखो यही क्वेश्चन 2022 में पूछा, तीन क्वेश्चन पूछा है, 2017 में दो क्वेश्चन पूछा हुआ है और एक 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब 2022 में क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि उपनिवेशिक भारत की 18वीं शताब्दी के मध्य से क्यों अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि देखने को मिलती है, तो अकाल के बारे में। अब इसमें क्या बताना है, इसमें बताना है कि ब्रिटिश शोषणकारी नीतियां कौन कौन सी थी, उसके बारे में बताना है, उसके कारण बताना है, ठीक है। तो ये सब आपको किसमें मिल जाएगा, स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा। अब स्पेक्ट्रम में देखो, ऐसा तो नहीं है कि यार ये टॉपिक दिया हुआ है तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हमको स्पेक्ट्रम में लिखा हुआ, तो पर ये लिखा हुआ है स्पेक्ट्रम में कि यार उस समय की जो ब्रिटिश नीतियां थी ना, वो कैसे शोषणकारी थी भारत के लिए, ये सब हेडिंग बनी हुई है वहां पे, वो लिखा हुआ है ना? कुछ क्वेश्चन के देखो, कुछ टॉपिक के मैंने डायरेक्ट प्रूफ बताया है यहाँ पर, कुछ टॉपिक का यार देखो उतना स्क्रीन शॉट लेना तो पॉसिबल नहीं था, बाकी कुछ के बताया, तो मैं आपको कुछ के बता दूंगा, तो आप समझ जाना कि यार हाँ, आपका काम बनता है ये देखना कि यार हाँ ये टॉपिक में कैसे पूछा हुआ है स्पेक्ट्रम से, तो वो एक बार देख लेना आप, ठीक है। अब सेकंड बनता है हमारा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला। इससे मैं जब देख रहा था इसके क्वेश्चन पेपर 95 से लेके अभी तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे हुए हैं, लेकिन अभी अभी ये ज्यादा क्वेश्चन इससे तो आए तो नहीं है, 2015 और 2017 से आए हैं, अभी प्रेजेंट की बता रहा हूँ, लेकिन पहले से बहुत आ रहे हैं, 1995 से लेके आप जब 2013 के पहले तक देखोगे ना, तो यार इसमें 20 से 22 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्या पता, मेरे को तो लग रहा है कि इस बार ना पूछ दे याला सामाजिक सुधार आंदोलन, क्योंकि कब से तो पूछा नहीं है। तो अब इस टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है, तो अब वो देखते हैं कि यार इस टॉपिक में हमको पढ़ना है क्या है, जैसे ये 19वीं शताब्दी उत्तरार्ध में धर्म व समाज सुधार, इसके बारे में, सामाजिक सुधार आंदोलन के इसके लक्ष्य क्या क्या थे, 19वीं शताब्दी को प्रायः भारतीय पुनर्जागरण का समय बताया जाता है, इसका कारण पढ़ना है। मतलब ये बता रहा हूँ मैं आपको कि जब आप सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़े तो उसमें क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, फिर ये पढ़ लिए, फिर इसमें जो आंदोलन हुए मुख्य मुख्य, अब उसमें भी कौन कौन से आंदोलन, शुद्धि आंदोलन, आत्मसम्मान, देवबंद हो गया, भक्ति आंदोलन हो गया, वहाबी हो गया, कूका हो गया, फराइजी, ये सब थे जो धार्मिक सुधार आंदोलन थे। तो इसके बारे में हमको डिटेल में करना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2009 या 8 में पूछा हुआ था, इनके बारे में पूछा था, जैसे पहले पूछा था ना टिप्पणी करें करके, उसमें पूछा हुआ है आंदोलनों से। लेकिन प्रीलिम्स में भी काम आ जाएगा आपको, और मेंस में कैसे काम आएगा, जैसे आप ये सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में भारतीय पुनर्जागरण का समय बताएंगे, ये फिर अभी ये क्वेश्चन भी लिखेंगे ना, अब ये वाले ये महात्मा गांधी के लक्ष्य वगैरह, फिर महिलाओं के संबंध मुख्य मुद्दे, तो आप यही डालेंगे ना यहाँ से, जो महिलाओं में जिसने वो योगदान दिया उसके बारे में लिखेंगे, तो इनके बारे में आपको थोड़े बहुत चीजें पता होना आपको, है ना? अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या था कि आधुनिक भारत में महिलाओं से संबंधित 19वीं शताब्दी की सामाजिक सुधार आंदोलन के भाग के रूप में उठे उस अवधि में महिलाओं से संबंधित मुख्य मुद्दे कौन कौन से थे। अब इसमें आपको पता होना कि यार भाई महिलाओं से संबंधित मुद्दे कौन कौन से थे उस समय में, उस समय में महिलाओं से संबंधित कौन कौन से मुद्दे थे और उनकी भूमिकाएं क्या क्या थी, उसके बारे में आपको डिटेल में होना, है ना? अब ये डिटेल में हमको क्या होना, देखो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अधिकतर देखो स्पेक्ट्रम की जो समरी होती है ना, जैसे मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी डाला, ये यही पढ़ना है आपको लास्ट में रिवीजन में।
पहले आपने कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया, आपने कहाँ से, इसके पेजों से जो पहले दिया हुआ रहता है, लेकिन फिर इसकी जो लास्ट में समरी रहती है ना यहाँ से। तो इसमें देखो मैंने बहुत बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ आपको, इसमें क्या है। अब जैसे क्वेश्चन ही आगे आगा आपको कि सामाजिक सुधार आंदोलन को प्रेरित करने वाले कौन से कारक थे, ये क्वेश्चन आपसे आ गया। अब क्वेश्चन यदि आ गया तो आप देखो ना कितना डायरेक्ट डाल सकते हैं कि भारत की भूमि पर उपनिवेशी शासन की उपस्थिति थी जिसके कारण सुधार आंदोलन को प्रेरित किया, है ना। फिर भारतीय समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियां या भेदभाव, छुआछूत, अंधविश्वास, बहुपत्नी प्रथा, मूर्ति पूजा, महिलाओं का निम्न स्तर, ये पॉइंट डाल सकते, कितना अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है डायरेक्ट। ये शिक्षा का प्रसार एवं विश्व ज्ञान के संबंधित जागरूकता, पाश्चात्य आधुनिक संस्कृति का प्रभाव था, विश्व के विभिन्न स्थानों में तत्कालीन महाशक्तियों की पराजय थी। तो कितने अच्छे पॉइंट है, उसके कारक के बारे में पूछ लेगा तो, है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा था हमारा, देखो क्वेश्चन हमारा ये पूछा था कि उस अवधि में, किस अवधि में सामाजिक सुधार आंदोलन हुआ था, उस अवधि में महिलाओं के संबंधित मुख्य मुद्दे और विवाद क्या थे। अब स्पेक्ट्रम में क्या दिया हुआ है, देखो स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है सामाजिक सुधार के में महिलाओं की स्थिति में कौन कौन से कारक थे सुधार के लिए। सुधार कब होंगे, जब ये हुआ होगा। अब क्या हुआ होगा, क्या भूमिका रही होगी, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, शिक्षा का अभाव, विवाह तलाक, संपत्ति अधिकारों की असमानता, बहुपत्नी, विधवा पुनर्विवाह। तो इस समय में मतलब ये सब में महिलाओं ने ही तो योगदान दिया होगा ना इसको हटाने में। और कुछ नेताओं थे, धार्मिक नेताओं, उनके साथ मिलकर। तो इनके बारे में आपको डिटेल में बताना, और यही चीज आप इस पे लिखेंगे भी, ठीक है। ये देखो पूरी इन्होंने फैक्ट देता है समरी में लास्ट में, ये बहुत अच्छा आता है यार काम को। आप कभी देखना इसको, समरी में जो रहता है ना इसके, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। आप केवल समरी से पढ़ेंगे तो इसकी जितना आपने, हाँ लेकिन इसके लिए पहले डिटेल भी तो पढ़ना हो ना। ऐसा नहीं कि केवल समरी पढ़ने बैठ गए, कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। लेकिन पहले समरी पढ़, वो अंदर डिटेल में पढ़े, उसके बाद इसके लास्ट में समरी देखें, ठीक है। अब बाकी चीजें इनके बारे में पता होना, किसके बारे में, राजा राम मोहन के बारे में, आर्य समाज के बारे में, थियोसॉफिकल सोसाइटी हो गया, प्रार्थना सभा हो गया, रामकृष्ण मिशन हो गया, धर्म सभा हो गई। इन सब के बारे में आपको पता होना, तब आप कर पाएंगे, नहीं तो ये फिर हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। और यही सब अब इन्हीं की तो भूमिका ही लिखना है ना। अब जैसे राजा राम मोहन के साथ कुछ महिलाओं ने भाग देके आंदोलन भाग लिया था, उनमें कौन कौन सी महिला थी उसके बारे में बताओ। आर्य समाज के बारे में, फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट, इन सब के बारे में आप लोगों को पता होना, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, संवैधानिक विकास क्रम। मतलब जो एक्ट्स वगैरह होते हैं ना हमारे वाले, 1858 हो गया, 1935 हो गया, 1919 हो गया, हंटर कमीशन, एल्बर्ट विल विवाद वगैरह, इन सब से मतलब लास्ट टाइम जब मैंने अभी देखा क्वेश्चन तो 2008 ही में पूछा हुआ है, मतलब तो अभी तक पूछा नहीं हुआ। तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है नहीं है, लेकिन ये प्रीलिम्स के लिए बहुत है, हाईलाइट टॉपिक है। मतलब हर एक साल पूछता हुआ है, आपने देखे भी होंगे 1935 1919 का एक्ट तो इतने बार पूछ चुका है वो, बहुत बार, है ना। इसलिए ये टॉपिक भी अच्छे से कर लेना आप, जब आप कर ही रहे हैं तो प्रीलिम्स के लिए भी हल्का हल्का कर लेना इसमें थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको वहां काम आ जाए। लेकिन ये करना कहाँ से, मैं आपको बताता हूँ। इसको करना हमको ये जो पॉलिटिक हमारा, हमने सबसे पहला लक्ष्मीकांत में फर्स्ट चैप्टर है ना हमारा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला, उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है जितने एक्ट है ना ये, 1773 से 1858 तक के एक्ट, उस ये इसको कर लेना है। जैसे ये भारत शासन अधिनियम, तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखा हुआ है ये वाले, तो इनको भी कर लेना, ठीक है। आप अच्छे से ये 1935 का और ये 1919 का, तो अब यहाँ से भी देख लेना इसको अच्छे से एक बारी। अब देखते हैं 1857 का विद्रोह के बारे में। अब इसमें सामाजिक सुधार आंदोलन में मेरे जो नोट्स थे, अब वो कैसे नोट्स थे हम आपको पहले वो बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे करते हैं, या फिर मैं नोट्स बाद में बताऊँ। यार एक काम करते हैं, नोट्स में बाद ही में बताता हूँ, है ना, लास्ट में, ताकि आप देख लेना उसको। अब देखो हम बात करते हैं 1857 का विद्रोह के बारे में। अब 1857 के विद्रोह में क्या क्या क्वेश्चन आए वो देख लेते हैं ना। कि देखो बताया था मैंने अभी किस टाइप से पूछा हुआ है, अनेक प्रकार से लॉर्ड डलहौजी ने आधुनिक भारत की नींव रखी थी। मतलब डलहौजी ने आधुनिक भारत की नींव रखी थी, इसके बारे में क्वेश्चन कैसे, क्या यार मध्य 18वीं शताब्दी से पढ़ोगे, उस समय से पढ़ते जाओगे आप, डलहौजी के बारे में आओगे पढ़ते हुए, तो उसने क्या कौन कौन सी नीति लाई थी, उन्होंने क्या क्या योगदान दिया था, है ना, उसके बारे में आपको पता होगा तब आप कर पाएंगे। अब उस कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं देखो। अब यदि आपको उसने डलहौजी के प्रशासनिक सुधार के बारे में पता रहता, आपको सैनिक सुधार के बारे में पता रहता, समाज सुधार के बारे में उसके पता रहता, आर्थिक सुधार हो गया, परिवहन, शिक्षा, तो तब आप आंसर इसका लिख पाते हैं। अब वो भी प्रशासनिक सुधार के बारे में। अब ये जितनी चीज है ना, ये सब स्पेक्ट्रम के लिए गई है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट पे लिखा हुआ है। अब जैसे प्रशासनिक सुधार हो गया, प्रशासनिक सुधार में डलहौजी ने क्या योगदान दिया था, जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। फिर हड़पे हुए राज्यों को नो रेगुलेटर सिस्टम में रखा हुआ था। फिर सैनिक सुधार की बात करते हैं तो यार सैनिक प्रशिक्षण के लिए जो भारतीय सैनिक होते हैं ना, इनको विदेश भेजा था प्रशिक्षण ट्रेनिंग के लिए। फिर तोपखाना कोलकाता से लेके मेरठ शिफ्ट किया था। अंग्रेजों और भारतीय सैनिकों के संयुक्त वो करवाए थे, क्या प्रशिक्षण भी करवाए थे। सैनिक संतुलन रखा था उनका। फिर समाज सुधार में क्या किया था इन्होंने, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाई थी, विधवा पुनर्विवाह किया था, आर्थिक सुधार, व्यापार मुक्त नीति चलाई थी, परिवहन के लिए रेल प्रारंभ किया था, शिक्षा सुधार के लिए बात करोगे तो यूनिवर्सिटी की शुरुआत की। तो ये सब प्रारंभ ये आ जाएगा
डलहौजी ने आधुनिक भारत की नींव रखी थी इस तरीके से। किस तरीके से? प्रशासनिक सुधार के माध्यम से, सैनिक सुधार के माध्यम से, ये इनके माध्यम से। ठीक है। तो ये सब आपको कहाँ मिलेगा? ये सब देखो, ये सब के बारे में आपको बुक्स में मिलेगा 3-3 4-4 पेज का, लेकिन हमको करना क्या है, शॉर्ट में करना। और ये सब चीज आपको समरी में मिलेगी, किसके? स्पेक्ट्रम के, डायरेक्ट वहीं से, है ना। और कुछ चीजें तो हमको खुद से बनानी पड़ेगी ना सोच के। अब हर एक चीज तो बुक वाला तो देगा नहीं, उसको भी नहीं पता ना क्वेश्चन क्या आ सकता है करके, तो कुछ चीज हमको खुद से सोचनी पड़ती है। तो अब जब नोट्स बनाए तो इसके इस टाइप से नोट्स बनाना उसके शॉर्ट में, जिस तरीके से बन जाए। ऐसा मत करना कि यार लक्ष्मी स्पेक्ट्रम को ही पूरा फिर से स्पेक्ट्रम दूसरी बुक बना दो नोट्स के नाम पर, ऐसा नहीं बनाना है हमको। हमको बनाना है ऐसा टू द पॉइंट। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था सेकंड वाला, कि 1857 का विप्लव किस प्रकार उपनिवेशिक भारत के प्रति ब्रिटिश नागरिक विकास क्रम में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ है। ठीक है। फिर पूछा हुआ है कि पूर्ववर्ती 100 वर्ष में बार बार घटित छोटे बड़े स्थानीय विद्रोह का चरमोत्कर्ष था, सुस्पष्ट कीजिए। अब आपको पता होना विद्रोह के बारे में, अब जितने विद्रोह हुए हैं आपके 1857 से लेकर अभी तक के वाले, वो अभी तक कहता हूँ सॉरी, 1857 तक जितने विद्रोह हुए हैं बड़े और छोटे, उसके बारे में आपको पता होना कि यार कौन कौन से विद्रोह हुए थे। अब आपको विद्रोह का नाम याद नहीं होगा, इनके फैक्ट याद नहीं होंगे ये वाले, तो कैसे काम चलेगा? इसलिए आपको विद्रोह के नाम याद करना चाहिए ना। जैसे ये मैंने भी आपको शेयर किया था ये वाले, ये इसमें मैप पे बता दिया था कि कौन कौन से विद्रोह होते हैं। यदि इसके फैक्ट आपको याद रहेंगे, जैसे पाई का विद्रोह हुआ था, समझो पाई का विद्रोह किसने किया था, इसके बारे में हो जाएगी। फिर इनके सेनापति कौन से थे, कैसा था, वंशानुगत, पता, पैदल सैनिक भी कहा जाता। तो इस टाइप के आपकी शॉर्ट में होंगे ना इनकी, तो आपको याद करने में फैक्ट इजी भी पड़ेगा। ठीक है। अब इसका उसकी बात करता हूँ समरी में। अब समरी में देखो, समरी में बात करता हूँ, समरी से पहले ना मैं उसमें बात करता हूँ, किसमें, बुक में। जैसे आपने देखो ये हो गई हमारी स्पेक्ट्रम। अब इसको पढ़ना कैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे 1857 का विद्रोह खोला मैंने, ठीक है। अब 1857 का विद्रोह मैंने खोला, अब इसमें देखा कि यार इसका 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, तो आर्थिक कारण, जैसे कि हमने अभी देखे, आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण से हमको यहाँ से मेन मेन चीज निकाल लेनी, छोटी छोटी चीजें, कि यार देखो मुक्त व्यापार की नीति को अपना ली थी। ठीक है। फिर भारतीय बाजार एवं व्यापारिक बाजार को ब्रिटिश शासन द्वारा जानबूझकर बर्बाद कर दिया गया था। ये पॉइंट निकल गए ना यहाँ से, देखो छोटे छोटे पॉइंट निकल गए यहाँ से, ये जानबूझकर बर्बाद कर दिया गया था। रेल सेवा के आने से ग्रामीण क्षेत्र को लघु उद्यम नष्ट हो गया। तो कितने बुलेट पॉइंट निकल गए, ये हमारा हेडिंग बन जाएगी। यदि इसने मान लो यही क्वेश्चन आया कि 1857 का मुख्य कारण क्या था, और आपने लिखे हेडिंग डाले ये आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण आपने यहाँ पे लिखे, तो यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट लिख दो कि यार मुक्त व्यापार नीति अपना लिया था, अपना लिया था। उसी प्रकार यहाँ पे ये छोटा ये वाला पॉइंट आ जाता है, ये वाला, फिर ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता। तो ऐसे करके आपके बहुत सारे पॉइंट बन जाते हैं। ये तो आर्थिक कारण हो गया। अब आर्थिक कारण के बाद राजनीतिक कारण, यहाँ से भी आप पूरा पॉइंट निकाल लेते, फिर प्रशासनिक कारण लिखते, फिर वहां से छोटे पॉइंट निकाल ले, फिर सामाजिक धार्मिक कारण लिख देते। तो आपको ऐसा करके आराम से मिल जाता आपको। ठीक है, मतलब लिख लेते हैं ऐसा पूरी बुक से। अब बताने का और एक चीज बता रहा हूँ आपको। जैसे यदि क्वेश्चन आता आपको कि विद्रोह असफल क्यों हुआ था, 1857 का विद्रोह जो था वो असफल क्यों हुआ था, इसके ऊपर यदि क्वेश्चन आता है ना। अब इसके ऊपर यदि क्वेश्चन आया, तो जैसे पहला पॉइंट उसमें हम क्या लिखते हैं, जो स्पेक्ट्रम में लिखा हुआ बुलेट पॉइंट में, कि विद्रोह में सभी वर्गों का शामिल ना होना। सेकंड पॉइंट लिखा है कि एक संगठित एकबद्ध विचारधारा का अभाव। तीसरा है कि निश्चित समय में प्रतीक्षा न करना। देसी राजाओं का देशद्रोही रुख, सांप्रदायिकता का खेल संपूर्ण देश में प्रसारित न होना। अब यदि क्वेश्चन हमारा 15 मार्कर में आता, यदि हमारा क्वेश्चन 15 मार्कर में आता कि यार 1857 का विद्रोह असफल क्या हुआ, तो उसका आंसर्स कैसे लिखते हैं हम, देखो तो मैं बता रहा हूँ। अब जैसे पहला पॉइंट आपने यहाँ लिख लिया, विद्रोह में सभी वर्गों को शामिल हो रहा, तो इसको एक्सप्लेन कर दो इसको डिटेल में। अब डिटेल में कैसे एक्सप्लेन करना है, कि बड़े जमींदार तालुकदारों को भाग नहीं लिया, महाजन व्यापारियों को शोषण किया, अधिकतर भारतीय शासकों ने भाग लेने से मना कर दिया था, दक्षिण भारत प्रभावित इस और सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया था, केवल उत्तरी क्षेत्र और कुछ थोड़े बहुत क्षेत्र थे, है ना, जिन्होंने इस पे सहयोग दिया था। तो ऐसा करके आप पहला पॉइंट निकाल लिए। अब यदि इसको 10 नंबर में पूछता है, अब 10 नंबर में पूछता है, तो देखो ये मैंने आपको बताया था कि समरी इसकी याद करना है हमको। ये समरी है, ये सारांश। तो इसमें समरी में देखो असफलता का कारण दिया हुआ है, तो यही असफलता के कारण को, जैसे मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, ये असफलता कारणों को यहाँ पे लिख देना है 10 मार्कर में यदि पूछता है तो। यदि 15 में पूछते हैं तो हमको उसको डिटेल में लिखना है ये वाले, और डिटेल में भी हमको क्या लिखना है, ये भी एक्सप्लेन करना है इसके अंदर वाला, बिल्कुल शॉर्ट में इस टाइप से। लेकिन यदि 10 मार्कर में पूछता है
तो 10 मार्कर में बिल्कुल शॉर्ट में कि सीमित क्षेत्र एवं सीमित जनाधार था। भारतीय रजवाड़े कुछ अन्य वर्गों तथा अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग, अंग्रेजों की तुलना में विद्रोही को अल्प संसाधन की कमी थी भारतीय भारतीय वालों को, ठीक है। फिर योगी नेतृत्व एवं सामंजस्य का अभाव था, एकीकृत विचारधारा एवं राजनीतिक चेतना की कमी थी। तो ऐसा शॉर्ट में फिर यहाँ से 1-2 पॉइंट ऐसे बुलेट पॉइंट निकाल के डाल सकते थे वहां पे अपन। यहाँ पे तो 10 मार्कर वाला बन जाता है, लेकिन 15 मार्कर के लिए हमको क्या करना चाहिए, ये इस टाइप से थोड़ा उसके शॉर्ट में हो जानी चाहिए। अब जैसे आप नोट्स बनाओ ना, अपने नोट्स में अब जैसे स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, ये स्पेक्ट्रम हो गया, अब जब नोट्स बनाओ तो अपने ये ऐसा शॉर्ट में बनाओ, ना कि ऐसा डिटेल में, है ना पूरा, ताकि आपको यहाँ भी काम आ जाए और यहाँ भी काम आ जाए। 10 मार्कर के लिए आपको तो कहाँ पे आ जाएगा, समरी आपकी जो रहेगी लास्ट में उससे पढ़ सकते हैं। लेकिन 15 मार्कर के लिए आपको इस टाइप के नोट्स बनाना पड़ेंगे ना। अब नोट्स बनाने के लिए आप फिर से स्पेक्ट्रम तो नहीं खोलेंगे, तो इसके ऐसे शॉर्ट में बना लेना। हाँ, लेकिन ये मत करना कि इसको भी पैरा जब नोट्स बनाओ तो इसको भी पैराग्राफ वाइज में मत कर लेना आप। ऐसे टू द पॉइंट होना चाहिए। नहीं तो स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रम बुक बना दो एक आप अलग से, है ना, खुद ही राइटर बन जाना उसके ऊपर। तो ऐसी गलती हमको नहीं करनी है, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद, और जैसे मैंने यहाँ पे टॉपिक भी डाल दिया हूँ कि जब आप 1857 का विद्रोह पढ़ो तो इसके बाद क्या क्या होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया आगे, है ना। ये इसके बाद करते हैं तीसरा, फ्रीडम स्ट्रगल, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसमें भी बात करते हैं, सबसे पहले हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 1905 तक का समय की बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि क्या कारण था कि 19वीं शताब्दी में अंत तक आते आते एक नरम दल और अपनी घोषित विचारधारा एवं राजनीतिक लक्ष्यों के प्रति राष्ट्र के विश्वास को जगाने में असफल हो गए थे। तो इसके बारे में आपको पूरी चीज पता होना ना, किसके बारे में, नरम दल और गरम दल के बारे में। जब आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप पहला ही टॉपिक पढ़ेंगे, तो इसमें आपको इसके बारे में डिटेल में पता होना। अब जब इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे तो इसके बारे में बहुत अच्छी चीज दिया हुआ है। देखो मैं आपको बताता हूँ, शायद मैंने इसको नोट भी किया था, एक सेकेंड वेट करिएगा। हम्म, देखिए, इसमें पूछा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना एवं उदारवादी चरण। तो हमको ये तो याला तो नहीं देखना कांग्रेस स्थापना वाला, क्योंकि अब तो ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा उससे। उदारवादी चरण होगा, ठीक है। अब उदारवादी चरण में जैसे मैं इसकी समरी की बात करता हूँ, सीधे समरी में बात करते हैं हम। तो उदारवादियों का ये हो गया उपागम के बारे में। तो इसके बारे में देखो कितनी सारी चीजें लिखी, क्या संवैधानिक दायरे में रहकर प्रदर्शन एवं समाहित करना, फिर भारत में पक्ष में जनमत का निर्माण करना, इंग्लैंड में भारतीय पक्ष के प्रति समर्पण बनाना, समर्थन बढ़ाना, भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा देना। तो ये सब चारी किन्नी की थी, उदारवादियों ने की थी। लेकिन यदि इसी से आ जाएगा कि यार विचारधारा राजनीतिक लक्ष्यों के प्रति विश्वास जगाने में असमर्थ हुई थी नरम दल, मतलब विश्वास नहीं जगा पाई थी भारतीयों में, ठीक है। तो उसके पीछे क्या कारण थे, ये भी डिटेल में अंदर दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया हुआ है कि यार संवैधानिक सुधार और छोटी रियासत प्राप्त करने के लिए याचिकाओं प्रार्थनाओं की रणनीति का प्रयोग किया था, ठीक है। फिर जन भागीदारी बढ़ाने का प्रयास नहीं किया इन्होंने, केवल बड़े ही लोग इसमें अभिजाति वर्ग के लोगों ने शामिल किया था, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र इससे दूर था। फिर चार दीवारी में ही चर्चा बहस होती थी। बड़े भी हो गया आपने इसके बारे में, नरम दलों के बारे में, ठीक है। उदारवादी नेता बड़े जमींदार वर्ग से होते थे, जितने थे वो बड़े जमींदार से होते थे, उनका प्रभुत्व होता था, ठीक है। और जब मुद्दे करते थे वो छोटे गरीबों के किसानों के मुद्दे को इग्नोर कर देते, है ना। पश्चिमी शिक्षा को ज्यादा महत्व दिया था इन लोगों ने, मतलब जो भारतीय क्षेत्रीय भाषा है उनको योगदान नहीं दिया था ज्यादा। फिर ये भारतीय उद्योग में सुधार के लिए और नागरिक सेवा में सुधार के कोई प्रयास नहीं किए थे। फिर जन जुड़ाव पर कोई बल नहीं था। अब जब ये बड़े अभिजात वर्ग लोग थे, जमींदार वर्ग थे, तो ये कहाँ से इनका जन जुड़ाव होगा, ठीक है। तो यदि इसे विचारधारा का पूछेगा इसने कि विश्वास जगाने के लिए असमर्थ था, तो आप ये पॉइंट बता सकते हैं, है ना। लेकिन इसने पूछ लिया कि नरमपति राष्ट्रपति को योगदान क्या था, तो योगदान क्या था कि यार उपनिवेशिक शासन की आर्थिक शोषण की नीति की निंदा करना, समान प्रशासनिक सुधार हेतु अभियान चलाना, भारतीयों की नागरिक अधिकारों की रक्षा करना। तो ये सारे पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हो। देखो ना कितना अच्छे पॉइंट है, आपको यहाँ लिखा हुआ मिल रहा है डायरेक्ट मेंस के लिए यार। ये देखो ना 4 पॉइंट इसके बुलेट पॉइंट आ गए आपके, कितना इजी पड़ रहा है आपके लिए। इसलिए बोलता हूँ कि यहाँ मेंस के लिए बहुत अच्छी स्पेक्ट्रम। तो ये होगा, ठीक है। अब पूछता है यार, और एक क्वेश्चन पूछा इसने 2020 में कि लॉर्ड कर्जन की नीति एवं राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके दूरगामी प्रभाव को मूल्यांकन कीजिए। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया 1857 क्रांति, 1857 कहता हूँ सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आप पढ़ रहे हैं 1905 में, और यदि क्वेश्चन आ गया लॉर्ड कर्जन की भूमिकाओं के बारे में, क्योंकि बंगाल विभाजन हुआ था इस समय 1905 वाले में, तो आप क्या लिखेंगे। जैसे और एक क्वेश्चन आपने देखे, ट्रेंड देखो, जैसे ये क्वेश्चन आपका पूछा है 2013 में कि अनेक प्रकार से डलहौजी ने आधुनिक भारत की नींव रखी थी। वही सेम क्वेश्चन उसी पैटर्न में क्या पूछा हुआ है कि लॉर्ड कर्जन की नीतियों एवं राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके दूरगामी प्रभावों को मूल्यांकन कीजिए कि दूरगामी प्रभाव से क्या क्या हुए थे। अब यदि क्वेश्चन आया तो इसके बारे में जो अंदर दिया हुआ है कि यार इसने कौन कौन सी नीति और सुधार कार्य किए उसके बारे में लिखेंगे आप। अब कौन कौन सी किया है कि यार कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट अधिनियम लाया था 1899 में, पारित किया था, फिर ठीक है शैक्षणिक नीति लाया था, प्रगति स्मारक अधिनियम बनाया था, कृषि सुधार नीति हो गया। तो ये जितने फैक्ट है ना, इन फैक्ट को आप याद होगा तब ना आप लिख पाएंगे ये।
ये जो दिया हुआ है कि राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके दूरगामी प्रभाव कौन-कौन से हुए थे। ये तब लिखेंगे जब आपको ये फैक्ट्स याद रहेंगे, और ये कहाँ से याद होंगे? स्पेक्ट्रम में डायरेक्ट इनके बारे में दिया हुआ है, टू द पॉइंट। फिर नीतियों का प्रभाव क्या पड़ा था? राष्ट्रवाद की भावना को उदय हुआ था, राष्ट्रीय आंदोलन के परिदृश्य में विस्तार हुआ था, विरोध की नई तकनीक का उदय हुआ, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की थी। तो इन सब के बारे में आपको नोट में, सॉरी, बुक में आपको डिटेल में दिया हुआ है, तो आप उससे करते हो, बुलेट पॉइंट निकाल लेते हो, नोट्स बना लेते हो, तो आपको आराम से वाला क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं बंगाली विभाजन, स्वदेशी आंदोलन और नरमपंथ गरमपंथ। यार देखो, ये ना सबसे ज्यादा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमें अब बता रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैंने डिटेल में बताया, उसके पीवाईक्यू को कैसे सॉल्व करना है। लेकिन कुछ है ना वो प्रीलिम्स के लिए है। अब जैसे यही टॉपिक हो गया, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, नरमपंथ गरमपंथ, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए उतना नहीं है। जैसे 2021 में क्वेश्चन पूछा था कि नरमपंथियों की भूमिका ने किस सीमा तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन तक आधार तैयार किया था, टिप्पणी कीजिए। अब हमको पढ़ना क्या है इसमें? जब नरमपंथ गरमपंथ पढ़ो, स्वदेशी आंदोलन पढ़ो, तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया कि ये टॉपिक आपसे तो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 1985 से लेके 2013 के पहले तक पूछा हुआ है। वो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा है। वो कौन कौन से टॉपिक थे? कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति नरमपंथ गरमपंथ का क्या रुख रहा था, उसके टकराव के क्या कारण थे, इसके बारे में। बंगाल विभाजन घटित हुआ था, उसका कारण और महत्व के बारे में। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन ने किस प्रकार राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावित किया, उसके बारे में हमारे पास होना। 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण के बारे में। गदर पार्टी, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, लखनऊ समझौता, ये सब के बारे में हमारे पास डिटेल में होना चाहिए, है ना। क्या पता कल को क्वेश्चन इन्हीं से आ जाए यार, कि 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण के बारे में आ जाए। ठीक है। इस वजह से। और ये क्यों पता होना है? क्योंकि हमको इसको एग्जाम्पल और प्लस आंसर इसमें डालना है, कि यार गदर पार्टी में हुआ था, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी में, लखनऊ समझौता में क्या हुआ था, वो शब्द। ठीक है। अब ये देखो, ये हो गया स्पेक्ट्रम का, आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम, है ना। अब जैसे स्वदेशी भारत कितना अच्छा दिया हुआ है, देखो स्वदेशी भारत का मूल्यांकन के बारे में वहां पे। स्वदेशी आंदोलन की असफलता के क्या कारण थे, ये पूरे कारण उन्होंने लिखा हुआ है, ये टू द पॉइंट में। यदि ये भी बड़े लग रहे हैं तो आप यहाँ से भी इसको सॉर्ट कर सकते हैं आप आराम से। ठीक है। मतलब डायरेक्ट दिया हुआ है, देखो ना कितना। यदि क्वेश्चन आ गया आपको स्वदेशी आंदोलन का स्वदेशी आंदोलन की सफलता क्या कारण थे, तो आप ये पूरा डाल सकते हैं। आप 5-6 पॉइंट आपके यहाँ से निकल जाएंगे, 6-7 पॉइंट, है ना। अब क्वेश्चन पूछता है इसने नरमपंथियों गरमपंथियों के अंतर के बीच पूछ लिया, या फिर उसने क्वेश्चन पूछा था ना, देखिए ये विचारधारा राजनीतिक लक्ष्यों के प्रति विश्वास में वो क्यों हुए थे। फिर यहाँ भी पूछ लिया हुआ था कि नरमपंथियों की भूमिका ने किस सीमा तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन को तैयार किया था। तो यहाँ से पॉइंट भी आप लिख सकते हैं इनके अंतर से, नरमपंथ और गरमपंथी के, है ना। तो ये भी आपके पॉइंट हो जाएंगे। ये सब आपके नोट्स में एक बार देख रहे हैं उनको अच्छे से, समरी में। फिर जैसे अब उग्रवाद के बारे में आता है, जैसे अभी अपन ने तो उदारवाद के बारे में पढ़ लिया, अब आता है उग्रवाद के बारे में। तो उग्रवाद के उदय के कारण कौन कौन से हो गए, ये कारण हो गए, है ना। उनके सिद्धांत कौन से हो गए, ये सिद्धांत है उनके। फिर स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन कौन से, तो बंगाली विभाजन के बारे में ये लिखा हुआ, बंगाली विभाजन के बिल्कुल शॉर्ट में। ठीक है। फिर वो विरोध करने का उनका तरीका कौन कौन सा था, ये तरीका कि यार विदेशी वस्तुएं, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करते थे, जनसभाओं का आयोजन करते थे, बिल्कुल शॉर्ट में। जैसे विरोध का तरीका लिख दिया अपन ने ये नोट में, विरोध का तरीका। अब विरोध के तरीके में विदेशी वस्तुओं को, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करते, जनसभाओं का आयोजन करते थे, उग्र प्रदर्शन, है ना, श्रम संगठनों समितियों को गठन करते थे। ठीक है। तो इस टाइप से आप लिख सकते हो आराम से। फिर स्वदेशी आंदोलन के सफलता कारण, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, वहां पे दिया हुआ था, उसको तो शॉर्ट में ये चाहिए, ये इस पे दिया हुआ समरी पे। ठीक है। तो आपको ये वाला भी टॉपिक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड में, जैसे पर्सनालिटी के बारे में, जो हमारे सिलेबस में लिखा भी हुआ है, देखो व्यक्तित्व करके, ये महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान। तो मैंने यहाँ पर देखो क्वेश्चन यार, इससे भी सबसे ज्यादा ना क्या कहते हैं, महात्मा गांधी से ही पूछा हुआ है, बाकियों के बारे में तो पूछा नहीं हुआ है। पर प्रीलिम्स में पूछा हुआ है बाकियों के बारे में, तो उनको अच्छे से करना है। लेकिन इसमें महात्मा गांधी के बारे में 2013 से लेकर अभी तक की बात कर रहा हूँ, तो सबसे ज्यादा महात्मा गांधी के बारे में पूछा हुआ है, और महिलाओं में क्या योगदान था उनके बारे में। तो उनके बारे में मैं डिटेल में बात करता हूँ। ठीक है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, आयु लिंग तथा धर्म के बंधनों से मुक्त होकर भारतीय महिला भारतीय के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी बनी रही। तो महिलाओं की भूमिका के बारे में फिर पूछा है कि इसने कि स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रता उपरांत भारत में मौलाना अबुल कलाम आजाद के योगदान, मतलब अबुल कलाम आजाद का योगदान के बारे में, है ना। फिर गांधीवादी चरण के दौरान महिलाओं की भूमिका कौन कौन सी थी, गांधीवादी चरण के दौरान महिलाओं की कौन कौन सी होती, ये आपको याद होना। अब महिलाओं की भूमिका के लिए आपको देखो ना, कितनी सारी चीजें याद होना महिलाओं के बारे में। इन्होंने इनके इनके प्रति कौन कौन से आंदोलन चलाए गए थे, वो सबके बारे में आपको पता होना, तब आप ये आंसर डाल सकते हैं कि योगदान कहाँ कहाँ दिया था। कि यार शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का, देखो अब जैसे क्वेश्चन आया, इसको क्वेश्चन को कैसे लिखना, महिलाओं की भूमिका को, महिलाओं की भूमिका लिखे हमने हेडिंग बनाया कि यार महिलाओं की भूमिका सामाजिक क्षेत्र में क्या योगदान था, शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान दिया इन्होंने। ठीक है।
सामाजिक हो गया, शिक्षा हो गया, आर्थिक हो गया, है ना? आर्थिक हो गया, इसके बाद फिर आपने ले लो कला के क्षेत्र में या फिर संस्कृति के क्षेत्र में। तो इस टाइप से आप 4-5 टाइम पॉइंट बना के आप इनकी योगदान लिख सकते हैं कहाँ-कहाँ पे था। ठीक है? फिर यहाँ पे क्या पूछा है कि यार महात्मा गांधी के विचारों के महत्व पर प्रकाश डालिए वर्तमान समय में। तो सब डाल सकते हैं आप, आराम से बन जाएगा। फिर जैसे क्वेश्चन पूछा था गांधी का उदय हुआ उनके काल में प्रवेश। फिर 1920 के दशक में वैचारिक धारा ग्रहण किया जिससे अन्य सामाजिक आधार बढ़ाया विवेचना कीजिए। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ है, वही सब आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा, है ना? ज्यादा रिसोर्स के चक्कर में मत भागिए आप कि यार विपिन चंद्रा भी पढ़ रहे हैं आप, एक्स वाई जेड बहुत सारी बुक आ गई हैं आजकल तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कि यार आजकल बोल रहे हैं कि नहीं यार आपको स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ना है, दूसरा भी सोर्स देखना पड़ेगा। अरे पहले ये तो कर लो, ये तो बेसिक्स हो जाए पहले, उसके बाद एडवांस में जाना ना। पहले ये तो कर लो जहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं सबसे ज्यादा, एक दो क्वेश्चन के पीछे मत भागो, एक क्वेश्चन के पीछे कम से कम। अब उस एक क्वेश्चन को, जैसे मान लो अब दूसरी बुक पढ़ रहे हो एक्स वाई जेड कोई भी बुक, ठीक है, अब उसको उस बुक से एक क्वेश्चन आ रहा है केवल। अब एक क्वेश्चन के चक्कर में आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम देखो ना, यदि एक क्वेश्चन में आप थोड़े बहुत भी चीजें लिख दो जो कि स्पेक्ट्रम में भी लिखा हुआ, कम से कम आपको 1-1.5 नंबर तो देगा ना। अब जिसने भी बहुत अच्छा उसने बुक को पढ़ा हुआ और लिखा होगा तो बहुत अच्छे भी आंसर लिखोगे तो मैक्सिमम उसको 3 से 4 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं उसको 20-20 15 में से 15 नंबर देने वाले हैं, 15 मार्क का पूछे या फिर 10 मार्क का पूछे 10 में से 10 नहीं देने वाले। इतना ही देगा ना ऑन एवरेज, यदि 10 नंबर का पूछे 3-4 देगा। और ऑन एवरेज की बात करते हैं आप किसमें 15 नंबर में पूछेगा तो 8 या 9 नंबर ज्यादा ज्यादा। आपको यदि 10 मार्क का पूछा है और आपको 1.5 नंबर 2 नंबर भी दे रहे हैं तो बहुत है ना। आप थोड़ा बहुत बेसिक्स भी लिख रहे हैं तो इसके बारे में एडवांस नहीं बनना है हमको, नहीं करना है, 1-2 नंबर ही लेना है हमको, जिसने उतना टाइम तो बच रहा है ना आपको, इसलिए। अब बात करते हैं गांधी के अभ्युदय की बात करते हैं कि उनके आंदोलन कौन कौन से हुए थे। खिलाफत, रॉलेट, असहयोग, ये सभी ना, ये भी सब प्रीलिम्स के लिए बहुत पूछा हुआ है यार। मेंस में देखो क्या पूछा, देखते हैं। 2015 में पूछा हुआ था किसके बारे में कि यार महात्मा गांधी के बिना भारत की स्वतंत्रता की उपलब्धि कितनी भिन्न होती थी। आपको पता है कैसे लिख सकते हैं इसका आंसर, जो मैंने बता भी दिया। 19वीं शताब्दी के आगमन तक ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पिछली शताब्दी के तीसरे दशक तक भारतीय स्वतंत्रता की स्वप्न दृष्टि के साथ संबंध हो गए नए उद्देश्यों के महत्व को उजागर कीजिए। फिर पूछा असहयोग आंदोलन सविनय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम को स्पष्ट कीजिए। मतलब असहयोग आंदोलन और सविनय आंदोलन के बारे में पूछा है, उस समय भी महात्मा गांधी का क्या योगदान था इसके बारे में, उनके कार्यक्रम कौन कौन से चलाए गए। ठीक है, तो अब देखो पढ़ना क्या है, इसमें भी लिस्ट दिया है कि असहयोग आंदोलन के बारे में आपको डिटेल में पढ़ो, फिर गांधी अरविंद समझौते के बारे में पढ़ो, खिलाफत के बारे में पूरा पूरा पढ़ो, फिर महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों चलाया गया था इसके बारे में बात करो कि यार कौन कौन से क्षेत्र में इसका प्रभाव था इसके बारे में, तभी आप ये लिख पाएंगे अगले आंसर। तो इनको डीप से अच्छे से डिटेल में कर लेना, ठीक है। और एक लास्ट टॉपिक बचता है आपका नौसेना विद्रोह। एक ही क्वेश्चन आया था 2014 में कि यार किन प्रकार से नौसैनिक विद्रोह से भारत अंग्रेजों की उपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं की शव पेटिका में लगी अंतिम कील साबित हुआ था। तो इसको आप एक बार लास्ट में देख लेना, उसमें दिया हुआ है स्पेक्टर में भी, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद ये वाला टॉपिक, तो उसमें से इसको नोट कर लेना आपने, है ना। तो देखो अब जितनी चीजें मैंने बता दी हूँ इस चीज से आप, अब आपको क्या करना है कि जो 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 मैंने टॉपिक बताया है, और जो जैसे नौसेना विद्रोह गया ऐसे एक क्वेश्चन आया तो इसके बारे में डिटेल में हमको पढ़ना है, इसके नोट बनाना है। अब जैसे मैंने बताया कि यार सविना विज्ञान से पूछा है खिलाफत से, तो इसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है ना। तो पीवाईक्यू डिकोडिंग सीरीज का यही उद्देश्य रहता है कि यहाँ से मैं आपको बताऊं कि यार पीवाईक्यू से हाईलाइटेड टॉपिक कौन सा, उस टॉपिक को कम से कम आपको इग्नोर नहीं करना, उस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से करना है उसके नोट्स के साथ, है ना। ये मेन उद्देश्य रहता है इसका। ऐसा नहीं रहता कि यार मेरे को बस पीपीटी बनाने में ये बना दिया और उसे ईयरफोन डाल के सुन रहे हैं, ऐसा नहीं। इससे नोट डाउन करो कि यार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1905 तक कौन कौन से क्वेश्चन आए, इनका टॉपिक क्या है। जैसे नरम दल हो गया, गरम दल हो गया, तो इसको वहां लिख लो अपने नोट में कि ये हाईलाइटेड टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको मेरे को अच्छे से करना है। लॉर्ड कर्जन की नीति और सुधार कार्य पूछा तो उसमें क्या क्या डालना है इसको अच्छे से लिखो अपने नोट्स में, है ना। ये इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं सर, आपने तो यूरोपीय कंपनी के बारे में बताया नहीं, पुर्तगाल हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया, डच हो गया, इनके बारे में तो आपने कुछ बताया नहीं। तो इससे क्वेश्चन तो आना तो मुश्किल ही है, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी बहुत कम पूछ लिया। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यार देखो मैंने इसके नोट्स बताता हूँ आपको कि मेरे नोट्स कैसे बने इसके, यूरोपीय यदि कंपनी की बात करते हैं तो। मतलब यदि को करना हो आपको करना, बट मैं तो इसको लास्ट ही बोलता हूँ कि यदि पहले तो आपने स्टार्ट ही 1857 की क्रांति से करना, यदि करना भी है तो। विद्रोह वगैरह जब करो, हाँ 1857 का क्रांति करना, फिर सामाजिक सुधार आंदोलन करना, उसके पहले फिर उसके बाद विद्रोह कर लेना, जनजाति भी, फिर नागरिक भी, ये सब। लेकिन ये यूरोपियन कंपनी को भारत में आगमन यदि कर रहे हो तो करना यार, मैं सजेशन तो देता नहीं, मैं भी अब नहीं पढ़ता हूँ ये तो। जब बहुत हो गया ऐसे क्वेश्चन ही नहीं आते तो क्या मतलब, पढ़ पढ़ के चले जाओ, क्वेश्चन ही नहीं आ रहे थे, फैक्ट तो रहते हैं। तो ये सब बनाया था मैंने, एक बार देख लो आप इसको किस टाइप से बनाया था। जैसे ये हो गया, पुर्तगाली कंपनी आई थी, उससे कौन कौन आया था, इसके उद्देश्य क्या थे, कहाँ कहाँ करने थे, ये सब बिल्कुल शॉर्ट में बना के रख दिया था। जैसे भारत में पहले डच बस्तियां थी, उनके बारे में किसने स्थापना की, निगरानी किसने की थी, ये हो गया सब, वस्तुओं का निर्यात केंद्र कौन सा था, ये सब के बारे में, ठीक है ये।
प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं से, मेंस में भी चांस ही नहीं इनके क्वेश्चन, अभी तो देख लिया हमने 2013 से लेके अभी तक। तो इस टाइप से मैंने बताया था, है ना, तो एक बार देख लेना यार इसके। ये सहायक संधि वगैरह के बारे में है, आंग्ल मराठा वगैरह युद्ध। ठीक है, अब देखते हैं कि मेरे नोट्स किस टाइप से बनाया। अब देखो जैसे सामाजिक सुधार आंदोलन होगा ना, देखो अब बता रहा हूँ आपको, सामाजिक सुधार आंदोलन हमने टॉपिक को ओपन करे। सामाजिक सुधार आंदोलन में सबसे पहले यदि मान लो हम पढ़ते हैं इसके उदय के कारण, तो ये सब मैंने वहां से लिखा स्पेक्ट्रम से। उदय के कारण कौन से थे? ईसाई मसीह धर्म परिवर्तन, पाश्चात्य अंग्रेजी की शिक्षा देना, तो ये उदय के कारण होगा। ठीक है, इसकी प्रणाली कौन कौन सी थी? ये हो गई। इसका स्वरूप कैसा था? ये हो गया। अब बात करते हैं व्यक्तित्व के बारे में। क्या राजा राम मोहन राय, अब इसका योगदान, यदि इसके राजा राम मोहन के बारे में योगदान पूछा, तो योगदान धार्मिक क्षेत्र में कौन कौन सा था? एकेश्वरवाद, मूल आत्मा को करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, अद्वैतवाद, हिंदू अपनाना, बिल्कुल शॉर्ट में, है ना। उसी प्रकार फिर बात कर ली सामाजिक क्षेत्र में क्या योगदान था? सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत, अंधविश्वास जैसे कुरीतियों का विरोध करना, है ना। शिक्षा क्षेत्र में क्या योगदान था? कि डेविड हेयर के साथ मिलकर इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, है ना। पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान, राजनीतिक क्षेत्र में योगदान, तो हर एक क्षेत्रों में, हिस्ट्री में हर एक क्षेत्रों में, शिक्षा हो गया, सामाजिक हो गया, पत्रकारिता हो गया, है ना, राजनीतिक हो गया, इस सब क्षेत्रों में आपके बारे में, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज आपको पता होगी, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इस यदि पूछ ले फिर इसने यार कि देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, इसके बारे में हो जाएगा, ब्रह्म सोसाइटी की स्थापना। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा वगैरह, तो इसके बारे में सब ये देखो मैंने लिख लिया। अब जैसे केशवानंद के बारे में, केशवानंद हो गए, या फिर आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर बारे में पूछे, उसके बारे में फैक्ट आपको पता होना ना, किसने क्या स्थापना की थी। व्यक्तित्व के बारे में अगर संस्कृति कॉलेज की स्थापना की थी, या लॉर्ड कैनिंग और आईसी, मतलब ईश्वर चंद्र विद्या दोनों ने मिलकर विधवा पुनर्अधिनियम पारित किया था। ये तो पूछा भी हुआ था प्रीलिम्स में इस बार क्वेश्चन, ये वाला, है ना। तो ये जो मेरे नोट्स बने ना, ये प्रीलिम्स के लिए बने हैं और मेंस दोनों के लिए बने हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे उद्देश्य भी लिख दिया और योगदान भी लिख दिया हूँ, ताकि मेरे दोनों में काम आ जाएगा, और फैक्ट भी लिख दिया हूँ। तो इस टाइप से मैंने इसके नोट बनाया था, ये देख सकते हैं आप ये। ठीक है, अब जैसे सहायक संधि की आ गई, अब सहायक संधि आ गई, तो सहायक संधि के मैंने नोट्स बनाए थे। देखो मैंने कट भी कर दिया, क्योंकि मेरे को पढ़ने, क्योंकि इससे क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, तो मैंने कट भी कर दिया था कि यार इससे क्या ही पढ़ूंगा मैं। जैसे हाँ, जैसे अब डलहौजी वगैरह 2013 का क्वेश्चन था वाला जो बताया था मैंने, उसके बता दिया था यहाँ पे पूरी नीतियाँ कौन कौन सी थी, ये सब ऐड कर लिया था बिल्कुल इनको शॉर्ट में, ये इस टाइप से, है ना। फिर स्थायी बंदोबस्त हो गया, इनके बारे में भी यहाँ पे मैं ऐड कर लिया था, इस टाइप से मेरे नोट्स बना लिया था 1 पेजर में। तो आप भी जब नोट्स बनाए तो इस टाइप से बना लेना, फिर कुछ अपडेट करने करा तो यहाँ से अपडेट कर लेना फिर। ठीक है, अब बात करता हूँ इसके फ्रीडम स्ट्रगल के नोट्स की। यार बस ये ओपन हो जाए, ये बंद ना हो, क्योंकि ये मैंने बहुत अच्छे से बनाया है। बहुत प्रॉब्लम करती है यार ये वाली फाइल। एक सेकंड बस वो ओपन हो जाए, फिर आपको बताता हूँ मैं। हाँ, देखो जैसे 1857 क्रांति हो गई, जैसे मैंने बताया पूरी, मैंने समरी का एक पीडीएफ बना लिया हूँ, और समरी में ही मैंने ऐड कर लिया हूँ, फ्रीडम स्ट्रगल की बात कर रहा हूँ मैं, पूरी यहीं पे ऐड कर लिया हूँ सब चीज़ें। जैसे ये समरी हो गई हमारी पूरी, लास्ट लास्ट की मैंने फोटो निकाल के पूरी समरी एक साथ कर लिया हूँ, जैसे अभी ये निकाला मैंने। ठीक है, आर्थिक कारण, ये सब कारण होगा ये 1857 क्रांति का, यहीं पे ऐड कर लिया हूँ छोटा सा। ठीक है, ये असफलता कारण वगैरह। अब जैसे उदारवाद के बारे में, या फिर उग्रवाद, राष्ट्रवाद के बारे में पूछे वाला, जैसे ये यह सब मैं वो कर लिया हूँ, और यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में बना देता हूँ, जो अंदर की चीजें लिखी होती है ना स्पेक्ट्रम में, बिल्कुल शॉर्ट पे। मेरे को ना डायग्राम के थ्रू जल्दी याद होता है, इसलिए मैंने इनको डिजिटल फॉर्म में बनाया था, उसको ऐड कर लिया था यहाँ पे। ये देखो इस टाइप से नोट्स बना लिया था, ताकि मेरे को जल्दी याद हो जाए। और ये सब मैंने समरी से किया हुआ है, आप भी देख रहे हैं पूरी समरी मैंने रखा है, ये समरी ही याद करता हूँ मैं हमेशा, ताकि मेरे को जल्दी याद हो और टू द पॉइंट याद हो अच्छे से। ये देखिए ये। ठीक है, अब विद्रोह का ये वाला जो आपको मैंने तो बता ही दिया था इसके पहले। ठीक है, अब वीडियो लेक्चर की बात करते हैं सर। अब कॉन्सेप्ट जैसे हमने पढ़ लिए सब चीज़, सब चीज़ तो हो गया। आपको मैंने वो भी बता दिया था क्या पढ़ना कहाँ से करके। अब सर जो आप बता रहे थे स्टार्टिंग में कि वीडियो लेक्चर कहाँ से देखना चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट के लिए ओनली वीडियो लेक्चर, कॉन्सेप्ट के लिए देखो। नोट मेकिंग कुछ नहीं करना है हमको, नोट मेकिंग हमारी कहाँ से हो रही है? स्पेक्ट्रम से हो रही है। ठीक है, तो मृणाल सर के यूट्यूब चैनल में प्रतीक नायक सर पढ़ाएं, इनका पेड बैच नहीं बोल रहा हूँ, जो अभी ये जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ इसकी, अभी तो बकवासी हो गया ये। तो यहाँ से तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना कहाँ से? इनके यूट्यूब चैनल से। लेकिन इससे हमको ओनली कॉन्सेप्ट देखना है। जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल अभी अभी तैयारी चालू की, हमको कुछ भी नहीं पता कि यार
मराठा कॉन्फ्लिक्ट क्या था, उसका विद्रोह क्या क्या किया था, फ्रीडम स्ट्रगल की एंट्री कैसे हुई पुर्तगाल वगैरह, ये सब तो यहाँ से पढ़ लेना, आपको यहाँ से इनका बेसिक्स के बारे में पता चल जाएगा और कॉन्सेप्ट बन जाएंगे आपके, है ना। लेकिन इनको यहीं से करना है, ना कि सब्सक्रिप्शन लेके बैठे उनका, है ना। तो यहाँ से कर लेना इसको, है ना। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी अप्रोच। देखो आपने भी अभी देख लिया होगा स्ट्रेटजी अप्रोच में क्या है कि यार भैया हमको क्या करना है, फैक्ट्स बहुत अच्छे से याद करना है इसके। ठीक है, फैक्ट इतने अच्छे से याद किया, रट लेना है इसको, बिल्कुल रट लेना है, घोल के पी लेना है ऐसे। क्योंकि देखो महिलाओं की भूमिका पूछेगा यार, तो महिलाओं की भूमिका हमको तो फैक्ट डालना ही पड़ेगा ना। यदि व्यक्तित्व के बारे में पूछा महात्मा गांधी और उसकी स्वतंत्रता में इनका योगदान, तो उनके फैक्ट के बारे में पता होना है कि कौन कौन से आंदोलन करे। तो हिस्ट्री है फैक्ट, यदि आपको जितने फैक्ट अच्छे से याद होंगे उसके अच्छे से स्टोरी फॉर्म में, मैं कह रहा हूँ कि समझो ना, स्टोरी समझ लो। चंपारण क्यों हुआ था इसकी स्टोरी समझ लो, तो आपको याद हो जाएगा। खेड़ा क्यों हुआ उसकी स्टोरी समझ लो, आपको याद हो जाएगा। तो समझ के उसको रटो, कह रहा हूँ मैं। बिल्कुल वैसे रटना भी नहीं है, पर समझ के याद करो। रटना भी एक गलत वर्ड होगा, लेकिन उसको याद करो समझ कर, है ना। लेकिन उसको करो, काम आएगा वो, क्योंकि आंसर राइटिंग में हमको यूज करना है। ठीक है। और इनकी फैक्ट फाइल बना लो, जैसे कि मैंने आपको बताया है, मेरे नोट्स बने, आपने देख लिया है, वैसे इस टाइप के उस टाइप के बना लेना। और हो सके तो एक काम ऐसे करना है, इसके ना समरी का एक प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना। 15-20 पेजों में उसकी पूरी समरी निकल जाएगी फ्रीडम स्ट्रगल की, उसको देखते रहना। तो आपको बहुत सारी चीजें मेंस के लिए काम आएगी डायरेक्ट वर्ड में, है ना। तो वैसा कर लेना आप। और इसकी टाइमलाइन वगैरह मैं ऐसे सेंड करने वाला हूँ, तो टाइमलाइन उसके देख लेना। अभी तक कौन कौन से टाइमलाइन में क्या क्या घटना हुई, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। और आपको भी पता है कि सबसे ज्यादा भूलने वाला सब्जेक्ट है, इसलिए हमको सबसे ज्यादा इसको रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज कैसे करेंगे, तो समरी से कर लो, जो बिल्कुल शॉर्ट में बनाओगे। इसलिए इसके नोट्स बनाना बिल्कुल शॉर्ट में वो जरूरी होता है, फैक्ट फाइल जो मैं बात कर रहा हूँ वो, ताकि आपको याद रहे वो हमेशा। ठीक है। अब हिस्ट्री का तो यहीं पे खत्म हो गया। अब इसमें जो भी डाउट हो हिस्ट्री से रिलेटेड, तो वो मुझे आप कमेंट करके बताना। और ये भी कमेंट करके बताना कि सर नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए डिकोडिंग का, है ना। यदि जो भी टॉपिक होगा नेक्स्ट वाला या पॉलिटी होगा, इकोनॉमी होगा, जिस भी टॉपिक में आपको चाहिए तो वो बताना, उसमें फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको 2-3 दिन में वाली अपलोड कर दूंगा, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, जो भी डाउट होगा आपको, और शेयर कर देना, है ना। और सब्सक्राइब कर दो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, कम से कम इतना तो कर दो, इतना तो हक बनता है मेरा मांगना, है ना। कोई अपन बड़े यूट्यूबर तो है नहीं हम, ठीक है। इसलिए कम से कम सपोर्ट तो दो आपका, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।